आइए बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत थोड़े में रानी दुर्गावती के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको इतिहास की किताब में रानी दुर्गावती के बारे में दिया गया है। देखिए, रानी दुर्गावती के चित्र आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। 15वीं शताब्दी में शहंशाह अकबर के काल में मुग़ल साम्राज्य अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। बहुत से हिंदू राजाओं ने उनके सामने घुटने टेक लिए और बहुतों ने अपने राज्यों को बचाने के लिए डटकर मुकाबला किया। राजपूताना से होते हुए अकबर की नज़र मध्य भारत तक भी जा पहुंची, लेकिन मध्य भारत को जीतना मुगलों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, खासकर गोंडवाना। इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा राज्य या राजा मुगल सल्तनत का सामना कर रहा था, बल्कि इसलिए कि एक हिंदू रानी अपने पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडग थी। वह रानी जिसकी समाधि आज भी गोंड जाति के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिसके नाम पर मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का नाम भी है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण था। 1950 में दलपत शाह के निधन के बाद, दलपत शाह की मृत्यु के बाद दुर्गावती का जो बेटा था नारायण, वो सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल उठा कि राज्य को कौन संभालेगा, परंतु ऐसे समय में रानी दुर्गावती ने उस बागडोर को संभाला और बहुत बखूबी अपने राज्य को संवारा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य, सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैली। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इनके वंशजों ने भी खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। लेकिन 16वीं शताब्दी आते आते चंदेल वंश की ताकत बिखरने लगी थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में महारत हासिल किया था। अकबरनामा में अबुल फजल ने भी इनके बारे में लिखा है। वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 साल की उम्र में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया, देवगढ़, चंदा, खेरला। लेकिन यही वह समय था कि दुर्गावती के केवल एक रानी नहीं बल्कि बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा। उन्होंने अपनी राजधानी को चौरागढ़ से सिंगोरगढ़ स्थानांतरित किया क्योंकि यह जगह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। एक योद्धा के रूप में रानी दुर्गावती 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह पराजित हुई। पर यह शांति कुछ ही समय की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा रेवा पर असफ खान का राज्य हो गया। अब मालवा और रेवा दोनों ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में ही विलय करने की कोशिश करेगा। इस तरह बच्चों देखो, यहाँ पर दिया है रानी दुर्गावती का संग्रहालय। ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। आप लोग गांव जाते रहोगे तो बीच में जबलपुर पड़ता है ना। इसी प्रकार 1500 देखो यहाँ पर दिया है, जो हमले के बारे में अभी हमने पढ़ा उसी के बारे में थोड़ी और जानकारी है बच्चों।
किस प्रकार अपनी वीरता और शौर्यता के साथ रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को, अपनी सीमा को बचाए रखा, यहाँ पर दिया है। एक बार बच्चों 1564 में जब असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी एक छोटी सेना जो थी दुर्गावती जी की, वो कहाँ पर थी, उनको उन्होंने कहाँ छुपा रखा था, जंगलों में छुपा दिया था। और कुछ सेना के साथ वो मुगलों का सामना करने उन्होंने कुछ टुकड़ियों के साथ मुगलों के असफ खान का सामना किया, उन पर हमला किया। असफ खान को लगा कि रानी दुर्गावती की सेना हार गई है, पर छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और असफ खान को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार बच्चों फिर असफ खान को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने 3 बार उनको और उनके बेटे को मुगल सेना का सामना करना पड़ा और उन्होंने हरा दिया। लेकिन जब वीर नारायण, उनके बेटे, बुरी तरह घायल हो गए तो उन्होंने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर और इस युद्ध का सामना किया। इस प्रकार इन्होंने एक वीर साहसी महिला का प्रमाण दिया। रानी दुर्गावती के पास 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने में और आँख में तीर लग गई इस युद्ध के दौरान, जिसके बाद उनके सैनिकों ने युद्ध छोड़कर उन्हें जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा ने ऐसा करने से मना कर दिया और आखिरी सांस तक वो मुगलों से लड़ती रही। रानी दुर्गावती को आभास हुआ कि उनका जीतना असंभव है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उनकी जान ले ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए, लेकिन आधार ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने खुद ही अपनी कटार से अपने सीने पे अपने आप को मार दिया, अपने आप को उन्होंने ख़त्म कर दिया। 24 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद गढ़मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। इस प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा है रानी दुर्गावती की समाधि। अब हम आगे देखते हैं। जबलपुर के पास जहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का जो मंडला रोड पर स्थित है, वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। इसके अलावा भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया। बच्चों आप लोग देखो, कभी लिफाफे पे हम एक स्टैम्प टिकट लगाते हैं ना, उस तरह से, तो ये देखिए टिकट है। देखिए यहाँ पर ये टिकट पे रानी दुर्गावती लिखा हुआ है कि नहीं, इनके सम्मान में यह टिकट बनाया गया है। या फिर देखो बच्चे देख रहे हो ना, डाक टिकट, इस पर नाम लिखा गया है रानी दुर्गावती। इस प्रकार ये पूरे देश में